तो मित्रों, भरम के चौथे एपिसोड में मैं एच.सी. वर्मा फिर आपके साथ हूँ। हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र की बात की, कूलम्ब के नियम की बात की, माध्यम हो तो क्या, निर्वात हो तो क्या, ये सब बातें की। और कूलम्ब के नियम के संदर्भ में ही एक और जानकारी आज मैं देना चाहता हूँ। इसको भ्रम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये थोड़ी जानकारी की कमी ज़रूर है। हम जब कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट बताते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक ये कहते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगता बल, ये Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square वगैरह, दिशा, प्रतिकर्षण, आकर्षण, ये सारी बातें हम करते हैं। तो वो बीच लगता बल, इसकी तो चर्चा मैंने पहले कर ली है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ग्रामर गलत है। दो बल लगते हैं, एक बल नहीं लगता। और वो एक आवेश दूसरे आवेश पर लगाता है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगाता है, और उन दो बलों के परिमाण बराबर होते हैं, और वो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square होते हैं, और दोनों बलों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। तो किस वाले आवेश पर आप बल लिख रहे हो, उसके अनुसार उसकी दिशा अपने को लिखनी होती है। वो सब ठीक है। स्थिर होना चाहिए, दोनों आवेशों को स्थिर होना चाहिए। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो इसको बड़ा रेखांकित करके बताते हैं कि देखो, स्थिर होगा तभी कूलम्ब्स लॉ लगाना, स्थिर नहीं होगा तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाना। तो आज इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है, और क्या ये पर्याप्त है। दोनों आवेश अगर स्थिर हों तो क्या हम सीधा सीधा कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक आवेश Q1 है और उससे r दूरी पे एक दूसरा आवेश Q2 है, और चूंकि इसके स्थिर होने या गतिमान होने की हम चर्चा कर रहे हैं तो हम एक समय भी बता देते हैं कि ये किसी खास समय के लिए हम कह रहे हैं। एट टाइम t समय पर ये जो दूरी है ये r है। और हम इस Q2 पर बल लिखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन Q2, और हम क्या कहेंगे, फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बाय Q1, ये हम लिखते हैं E लिखते हैं इसको, और Q1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, और फिर उसकी दिशा ऐसा बताते हैं। और जो फोर्स है, फोर्स ऑन Q2, इसके लिए हम कहते हैं कि Q2 मल्टीप्लाइड बाई E, अर्थात Q2 बाई 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, और फिर दिशा। इस तरीके से हम बताते हैं, प्रतिकर्षण, आकर्षण, उसके अनुसार दिशा तय होती है, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक, बढ़िया। अब मान लीजिए कि इस समय पे इसकी भी वेलोसिटी 0 थी, इसकी भी वेलोसिटी 0 थी, और ये हमने ऐसा लिख लिया। ठीक, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक झटके के साथ तुरंत इसको यहां से खिसका करके, और मान लो हम यहां ले जाते हैं, इसको यहां से खिसका करके हम यहां ले जाते हैं, और फिर इसको स्थिर कर देते हैं बहुत कम समय के अंदर में, एक झटके के साथ। इसको यहां से उठा करके हमने यहां ले गया, इस जगह पे इस Q1 को ले गया, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बदल गई। अब ये डिस्टेंस बदल करके r प्राइम हो गई, बढ़ गई डिस्टेंस। और ये काम हमने एकदम, आप कल्पना कीजिए कैसे करेंगे, उन सब में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये काम बहुत ही शीघ्र कर लिया गया है, अत्यंत शीघ्र। ये एक तरह समझिए कि ये t समय पर ये था, और बिल्कुल t ही समय में और क्षण मात्र के अंदर में इसको यहां से खिसका करके यहां करके फिर से स्थापित कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। तो इस पर जो बल है, इस Q1 के कारण से, इस Q2 पर जो बल है वो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये दूरी बढ़ गई है। लेकिन
ये यहां से यहां खिसक गया है। अब नया फील्ड यहां पर क्रिएट होगा। ये जो फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, जिसको हमने यहां पर ऐसा लिखा है, वो अब Q1/4πε0 r प्राइम का स्क्वायर होगा। घट जाएगा, परिमाण घट जाएगा, और उसी के कारण से ये जो बल का परिमाण है वो भी घट जाएगा। लेकिन इस नए क्षेत्र को यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। कोई भी सूचना किसी भी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश के निर्वात में वेग से अधिक वेग से नहीं पहुंचाई जा सकती है। ये भौतिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये यहां से खिसक गया है। ये सूचना इस तक पहुंचने में कुछ तो समय लगने ही वाला है। ये जितनी दूरी है और प्रकाश के वेग से आप उसको भाग लगा दीजिए, उससे कम समय में तो ये सूचना पहुंच नहीं सकती। और अगर पहुंच नहीं सकती, फील्ड बदल गया है, दूरी बढ़ गई है, ये सूचना अगर पहुंच नहीं सकती तो इस पर बल घट जाना चाहिए, ये सूचना भी नहीं पहुंच सकती। और इसलिए ये दूरी r' रहते हुए भी जब तक इसका नया फील्ड यहां नहीं पहुंचता है, तब तक उतनी देर के लिए इस पर इतना ही बल लगता रह जाएगा। ये r² ही यहां पर बना रह जाएगा। ये Q1 Q2/4πε0 r' नहीं होगा। यद्यपि इसकी और इसके बीच की दूरी r' हो चुकी है, यद्यपि ये भी स्थिर हो चुका है, और ये तो स्थिर है ही। दोनों आवेश स्थिर होने के बावजूद भी और उनके बीच की दूरी r' होने के बावजूद भी उसमें जो बल है वो Q1 Q2/4πε0 r² है, न कि r'²। क्या पता चला? क्या पता चला? पता ये चला कि दोनों आवेश स्थिर हों इतना पर्याप्त नहीं है। इतना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक तो है, और उसमें भी आवश्यक है, वो भी थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ बोल रहा हूं, अभी बताऊंगा, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वो स्थिर होना चाहिए और थोड़ी देर पहले से स्थिर पड़ा होना चाहिए। अभी अभी स्थिर हुआ है तो काम नहीं चलेगा, वो थोड़ा पहले से स्थिर होना। कितना पहले से? आप कितनी दूर पे वो उसके कारण से बल देखना चाह रहे हैं, कितनी दूर पे आप उसके कारण से विद्युत क्षेत्र देखना चाह रहे हैं। तो जितनी दूर पर आप विद्युत क्षेत्र देखना चाह रहे हैं, उतना ही वो ज्यादा समय पहले से उसको वहां होना चाहिए। ज्यादा दूर के पॉइंट पर मुझको देखना है तो उसके अनुसार वो डिस्टेंस, उसको आप भाग लगाइए प्रकाश के वेग से कम उतनी देर पहले से तो इसको यहां स्थिर होना ही चाहिए, ताकि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो वहां पहुंच सके। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र अपने आप में एक भौतिक राशि है। वो केवल बल बटा आवेश नहीं है, वो एक भौतिक राशि, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो जनरेट होता है और यहां से वहां पहुंचता है, और उसमें समय लगता है। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड होने के लिए आवेश को न केवल स्थिर होना चाहिए, बल्कि सफिशिएंट टाइम पहले से वहां पे स्थिर बना रहना चाहिए। और वो सफिशिएंट टाइम कितना, वो निर्भर करेगा कि आपको फील्ड कहां चाहिए, आपको फोर्स कहां चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान ले कि ये बहुत देर से सफिशिएंट टाइम से यहां पे पड़ा, ये Q1 आवेश यहां पे पड़ा, तो ये सारी बातें सही हैं। इसका फील्ड यहां पर बना हुआ है, बहुत देर पहले से बना हुआ है, एक निश्चित इतना फील्ड है। Q2 चार्ज वहां आया, उस पर इतना फोर्स लग गया। फर्ज कीजिए कि ये Q2 चार्ज स्थिर नहीं था, ये Q2 चार्ज जो है सो इधर से चलता हुआ आया, ऐसा चलता हुआ आया, चल रहा है, वेलोसिटी है ये Q2 चार्ज, और t समय पे ये यहां पर है, लेकिन वेलोसिटी है, ऐसा चलता चलता इधर से आ रहा, और t समय पर यहां है।
और ये लेकिन स्थिर है और बहुत देर पहले से स्थिर है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर उससे ज्यादा है, यहाँ पर उससे ज्यादा है, और हर जगह पे कितना विद्युत क्षेत्र है ये आप इस सूत्र से पता कर सकते हैं। तो जैसे ही ये आवेश यहां पहुंचा, जैसे ही पहले ही से वहां पर क्षेत्र मौजूद है, उसको वो क्षेत्र का तुरंत पता चल गया कि अच्छा इतना क्षेत्र है यहां पर, क्योंकि उसके लिए समय की जरूरत नहीं है, वो क्षेत्र वहां पहले ही से बना हुआ है और यहां ये आवेश पहुंच गया, और आवेश पहुंच गया, क्षेत्र उसको वहां पर उतना मिल गया और बल जो है वो इतना लग गया। तो यानी ये वाला आवेश जिस पर आप बल देख रहे हैं वो अगर चल भी रहा हो तो भी कूलम्ब लॉ का इस्तेमाल हो सकता है। दोनों आवेशों को स्थिर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पर बल जानना चाह रहे हो तो जिस पर बल जानना चाह रहे हो वो चल भी रहा हो तो कोई बात नहीं, कूलम्ब लॉ लगा दीजिए। जिसके कारण बल देखना चाह रहे हैं उसको स्थिर होने की जरूरत है और थोड़ी देर पहले से स्थिर होने की जरूरत है। दूसरे वाले को चलता भी होगा अगर वो, तो भी कूलम्ब लॉ की उपयोगिता बनी रहेगी, उसकी सार्थकता बनी रहेगी, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बनी रहेगी। तो ये थोड़ी सी बातें कूलम्ब लॉ के बारे में, और अगली बार हम लोग कुछ मैकेनिक्स की चीज़ लेकर के आएंगे, किस तरह से एक्सेलरेशन होते हैं, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस क्या होते हैं और वगैरह वगैरह, वो एक भरम लेकर के अगली बार में आऊँगा।